हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मुगल वंश के बारे में। दोस्तों, टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में हर बार यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं। तो दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आइए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहले हम बात करेंगे बाबर के बारे में। हमारा पहला प्रश्न होगा, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक बना। दूसरा है, बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया। तीसरा कथन है, वह तैमूर वंश से संबंधित था। तो दोस्तों, अब प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं। तो दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य हैं। दोस्तों, 1494 ईस्वी में 12 वर्ष की अल्पायु में बाबर ट्रांस ऑक्सियाना के फरगना नामक छोटे से राज्य का शासक बना। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया था। वह कहता था कि काबुल से लेकर पानीपत में हासिल जीत तक मैंने हिंदुस्तान को जीतने के विषय में सोचना कभी बंद नहीं किया था। बाबर के पिता तैमूर वंश और माता मंगोल वंश से संबंधित थी। बाबर ने जिस नवीन वंश की नींव डाली वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था, जिसका नाम चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा, परंतु आम तौर पर उसे मुगल वंश कहा गया। हमारा अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन सा था। दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि खानवा के युद्ध में बाबर के द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राणा सांगा। दोस्तों, खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को मुगल शासक बाबर एवं मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य हुआ था। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था एवं इस युद्ध में विजय के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और जब उसकी विजय हुई तो उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। इतिहासकार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार बाबर एवं राणा सांगा की सेनाओं में 1:2 का अनुपात था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। दूसरा है, स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने का काम शुरू हुआ। और तीसरा है, इस क्षेत्र में तिमूरिद राजवंश स्थापित हुआ। तो दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल 3। दोस्तों, बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में काबुल के समीप फरगना में हुआ था। इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। यह तैमूर वंश से संबंधित था। बाबर का भारत पर सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 1526 ईस्वी का पानीपत का प्रथम युद्ध था। दोस्तों, प्रश्न में पूछा जाए अगर कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो सही जवाब होगा हमारा 1526 ईस्वी में। दोस्तों, जिसमें इसका सामना लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी से हुआ था, जिसमें तैमूर वंशी बाबर की विजय हुई और भारत पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित हुआ। इस युद्ध में बाबर ने बारूद का पहली बार बड़े पैमाने पर प्रयोग किया था। भारतीय उपमहाद्वीप में इससे पूर्व बहमनी सुल्तानों एवं मंगोलों के द्वारा बारूद के उपयोग के उदाहरण मिलते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हुमायूं और शेरशाह के बारे में। हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 1530 ईस्वी में आगरा की गद्दी पर बैठा। दूसरा है, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर घेरा डालते समय उसका सामना शेर खां से हुआ था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। दोस्तों, बाबर की मृत्यु के पश्चात दिसंबर 1530 में हुमायूं आगरा की गद्दी पर बैठा। उस समय वह 23 वर्ष का था। 1532 में दौराह बिहार नामक स्थान पर अफगान सेना को परास्त करते हुए हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर घेरा डाला, जो पूर्वी भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता था। चुनार दुर्ग अफगान सरदार शेर खां के अधिकार क्षेत्र में था। यहीं पर हुमायूं का सामना शेर खां से हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों, इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, आपको बताते चलते हैं कि कौन सा युद्ध कब हुआ था और कौन सा शासक विजय हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था अप्रैल 1526 में, जिसमें बाबर विजय हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था मार्च 1527 ईस्वी में, जिसमें बाबर की विजय हुई।
चौसा का युद्ध हुआ था जून 1539 ईस्वी में, जिसमें शेरशाह की सूरी की विजय हुई। और कन्नौज का युद्ध हुआ था मई 1540 में, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई। हमारा अगला प्रश्न है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करेंगे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शेरशाह से। दोस्तों, शेरशाह के द्वारा यह कथन मारवाड़ जोधपुर के शासक मालदेव से युद्ध 1544 ईस्वी के समय कहा गया था, जब शेरशाह ने शौर्य के स्थान पर कूटनीति का सहारा लिया था। शेरशाह ने जयता और कुंपा की बहादुरी से प्रभावित होकर यह वक्तव्य दिया था। शेरशाह ने अजमेर, जोधपुर, नागौर, मेड़ता एवं आबू के किलों पर अधिकार कर लिया। यद्यपि शेरशाह की यह विजय उसकी मृत्यु के पश्चात स्थायी नहीं रह सकी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दिल्ली की किला-ए-कुना मस्जिद। दोस्तों, शेरशाह ने दिल्ली में हुमायूं द्वारा निर्मित दीनपना को ध्वस्त कर उसके ध्वंसावशेषों पर पुराने किले का निर्माण करवाया। इस किले के अंदर शेरशाह ने 1545 ईस्वी में किला-ए-कुना मस्जिद का निर्माण करवाया। शेरशाह का शासनकाल भारतीय भवन निर्माण कला के इतिहास में संक्रांति का युग कहा जाता है। दोस्तों, शेरशाह के शासनकाल को भारतीय भवन निर्माण कला के इतिहास में संक्रांति का युग कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शेरशाह। दोस्तों, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह सूरी ने की। उसने किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए। प्रत्येक किसान को पट्टा दिया जाता था और उससे कबूलियत लिखवाई जाती थी। शेरशाह के समय में भूमि 3 वर्गों उत्तम, मध्यम एवं निकृष्ट में विभाजित की गई। पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। किसानों को शेरशाह के शासनकाल में जरीमाना या सर्वेक्षण शुल्क एवं महासिलाना शुल्क भी देना पड़ता था। दोस्तों, शेरशाह के शासनकाल में किसान उसको जरीमाना या सर्वेक्षण शुल्क और महासिलाना शुल्क देते थे। हमारा अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सासाराम में। दोस्तों, बिहार के शाहाबाद के सासाराम नामक स्थान पर शेरशाह का मकबरा स्थित है। यह मकबरा हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली के सम्मिश्रण का सुंदर उदाहरण है। मकबरा के भीतरी भाग को हिंदू वास्तुकला के अनुरूप सुसज्जित किया गया है। इस पर हिंदू और इस्लामी कला का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अकबर के बारे में। हमारा प्रश्न है कि कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ तो उस समय अकबर की आयु कितनी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 13 वर्ष। दोस्तों, हुमायूं की मृत्यु के पश्चात बैरम खान ने गुरदासपुर के निकट कलानौर, पंजाब में 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक करवाया और वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष 4 महीने थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इबादत खाना में। दोस्तों, अकबर ने धार्मिक विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की। पहले इबादत खाना में मुस्लिम धर्म से संबंधित लोगों को बुलाया जाता था, परंतु 1578 ईस्वी के बाद से इसके द्वार सभी धर्मों के लिए खोल दिए गए। इबादत खाने में धार्मिक विचार विमर्श गुरुवार को सायंकाल में होता था। हमारा अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद हुसैन को। दोस्तों, अकबर का शासनकाल फारसी साहित्य का पुनर्जागरण काल था। आईने अकबरी में अकबर के राज दरबार के 59 कवियों के नाम मिलते हैं। इनमें से कश्मीर का प्रसिद्ध कवि मोहम्मद हुसैन का नाम भी उल्लिखित है, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। आईने अकबरी में लिखा है कि बादशाहत एक ऐसी किरण है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करने में सक्षम है। इसे समसामयिक भाषा में फर्रे इजदी कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अबुल फजल। दोस्तों, प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसी तरह से शब्द व शब्द आता है कि आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा अबुल फजल। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अकबर की प्रेरणा से अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ 3 खंडों में विभक्त है। आईने अकबरी इसी का तीसरा खंड है। आईने अकबरी को अबुल फजल ने 5 खंडों में विभक्त किया। हमारा अगला प्रश्न है,
जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? सही जवाब होगा अकबर। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के समय हुआ था। उस समय भारत का शासक मुगल बादशाह अकबर था। अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक था। इसे अकबर आजम, शहंशाह अकबर, महाबली शहंशाह के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अकबर को। दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय दिया जाता है। अकबर रायकरन के छद्म नाम से हिंदी गीतों की रचना करता था। अकबर ने हिंदी साहित्य को संरक्षण प्रदान किया। उसके शासनकाल को हिंदी भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। दोस्तों, अगर परीक्षा में पूछा जाता है किसके शासनकाल को हिंदी भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा अकबर का शासनकाल। दोस्तों, अकबर ने बीरबल को कविप्रिय तथा नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की थी। बीरबल को कविप्रिय के नाम से तथा नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की थी। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1582 ईस्वी में। दोस्तों, अकबर ने विभिन्न धर्मों से प्राप्त उदार तत्वों का सार संग्रह किया। उस युग के विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के कारण अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन इलाही दैवी एकेश्वरवाद के रूप में प्रसिद्ध धार्मिक व्यवस्था का प्रवर्तन किया। बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने इस धर्म को स्वीकार किया। राजा मानसिंह और राजा भगवान दास ने इस धर्म का विरोध किया था। 1583 ईस्वी में एक नया कैलेंडर इलाही संवत आरंभ किया गया। अकबर पर इस्लाम धर्म के बाद सबसे अधिक प्रभाव हिंदू धर्म का था। हमारा अगला प्रश्न है, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन निरंतरता की कड़ी थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टोडरमल। दोस्तों, 1582 ईस्वी में राजस्व मंत्री टोडरमल के निर्देशन में संपूर्ण भू राजस्व व्यवस्था को नया स्वरूप प्रदान किया गया। टोडरमल द्वारा प्रचलित लगान व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त, आईने दहसाला या जब्ती व्यवस्था कहा जाता है। आईने दहसाला के अंतर्गत अलग अलग फसलों के लिए पिछले 10 वर्ष में उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 भाग राजस्व के रूप में नकद वसूला जाता था। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा अगला प्रश्न है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है? तो दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रज्मनामा। दोस्तों, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है तो रज्मनामा। दोस्तों, महाभारत के विभिन्न अंशों का फारसी में अनुवाद फैजी और अबुल फजल की निगरानी में मुस्लिम विद्वानों नकीब खां बदायूनी, अबुल फजल तथा फैजी आदि द्वारा किया गया तथा उन्हें संयुक्त रूप से रज्मनामा युद्ध की कहानी से संबोधित किया गया। रज्मनामा की 3 प्रजातियां हैं। प्रथम, जयपुर अजायब घर। दोस्तों, रज्मनामा की 3 प्रतियां हैं। प्रथम है जयपुर अजायब घर में, द्वितीय वर्ष 1599 में तैयार, जो वर्तमान समय में अनेक संग्रहालयों में रखी गई हैं, और तीसरा रज्मनामा रहीम का है जो वर्ष 1616 ईस्वी में पूरा हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हरिविजय सूरी। दोस्तों, हरिविजय सूरी प्रसिद्ध जैन आचार्य थे जिसको अकबर ने सम्मानित किया था। अकबर ने जैन विद्वान हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने सभी धर्मों के प्रति अपनी सहिष्णुता की भावना के कारण अपने शासनकाल में आगरा एवं लाहौर में ईसाइयों को गिरजाघर बनवाने की अनुमति प्रदान की। खरतार गच्छ संप्रदाय के जैनाचार्य जिनचंद्र सूरी को भी अकबर ने पराश्रय प्रदान किया। हमारा अगला प्रश्न है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेवाड़। दोस्तों, अकबर का समकालीन मेवाड़ के सिसोदिया वंश का शासक राणा उदय सिंह था जिसने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। मेवाड़ राजस्थान का एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ के राजपूत शासकों ने मुगल सेना का सदैव विरोध किया। अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के किले पर आक्रमण कर दिया। अंततः 1568 ईस्वी में मुगल सेना ने मेवाड़ की राजधानी एवं चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार के अनुरूप है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पंचमहल। दोस्तों, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का महल एवं पंचमहल का निर्माण करवाया। पंचमहल का आकार पिरामिड जैसा था जो बौद्ध विहार की संरचना के अनुरूप बनवाया गया था। पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है। पहली मंजिल के बड़े हाल में 48 खंभे निर्मित हैं।
अकबर के इस निर्माण कार्य में बौद्ध विहारों एवं हिंदू धर्म का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए रॉल्फ फिंच। दोस्तों अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी रॉल्फ फिंच 1583 ईस्वी में भारत आया था और 1591 ईस्वी में इंग्लैंड वापस लौट गया। वह प्रथम अंग्रेज यात्री था जिसने भारतीयों तथा उनके रीति रिवाजों के बारे में लिखा। उसने आगरा एवं फतेहपुर सीकरी को लंदन से भी बड़ा बताया। इसने बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज तथा सती प्रथा का उल्लेख किया है। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए मंडला। दोस्तों 1564 ईस्वी में अकबर ने आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना गढ़ कटंगा पर आक्रमण किया। जबलपुर के पास रानी दुर्गावती ने स्वयं पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व किया। दुर्गावती गढ़ एवं मंडला वर्तमान जबलपुर जिले में के बीच हुए इस युद्ध में पराजित हुई। दुर्गावती गढ़ एवं मंडला के बीच हुए युद्ध में पराजित हुई। अकबर ने रानी दुर्गावती को अपमानित करते हुए रानी के प्रिय सफ़ेद हाथी सरमन और उनके विश्वस्त वजीर आधार सिंह को भेंट के रूप में अपने पास भेजने को कहा, परंतु रानी ने यह मांग ठुकरा दी। तो सब हम बात करेंगे जहांगीर के बारे में। हमारा प्रश्न होगा, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने प्रारंभ की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी जहांगीर ने। दोस्तों दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा का प्रारंभ जहांगीर ने अपने शासनकाल के दौरान प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत किया था। इन दोनों के अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। दो अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे। सिंह अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। मनसबदारों को वेतन नकद व जागीर दोनों ही रूप में देने की व्यवस्था थी। हमारा अगला प्रश्न है, जहांगीर ने सर थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी अजमेर में। दोस्तों सर थॉमस रो 10 जनवरी 1616 ईस्वी को इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के प्रतिनिधि के रूप में जहांगीर से अजमेर में पहली बार मिला। थॉमस रो 1615 से 1619 अंग्रेजों के व्यापार के लिए अनुकूल रियायतें प्राप्त करके 1619 ईस्वी में वापस लौट गया। सर थॉमस रो की यात्रा का विवरण उसकी पुस्तक अ वॉयल टू ईस्ट इंडीज में मिलता है। अ वॉयल टू ईस्ट इंडीज की पुस्तक है सर थॉमस रो की। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी जहांगीर। दोस्तों लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित 12 अध्यादेशों की घोषणा जहांगीर ने की। इसमें शराब, तंबाकू एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया। जहांगीर अपने पिता अकबर की भांति उदार प्रवृत्ति का शासक था। बादशाह बनने के बाद जहांगीर ने न्याय की जंजीर के नाम से प्रसिद्ध सोने की जंजीर को आगरा किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाया। हमारा अगला प्रश्न है, जहांगीर महल कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी आगरा में। दोस्तों जहांगीर महल आगरा के किले में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के रहने के लिए करवाया था। इस महल की अधिकांश शैली हिंदू स्थापत्य कला शैली से प्रभावित है। यह लगभग वर्गाकार भवन है। इसका निर्माण लाल रंग के पत्थरों से किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में पूरा प्रश्न इसी तरह से पूछ लिया गया है कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन सी मेहरुन्निसा। दोस्तों नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। यह जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर ने अपने निसार नामक सिक्के पर अपने नाम एवं आकृति के साथ नूरजहां का नाम और आकृति अंकित करवाया। नूरजहां के पहले पति का नाम अली कुली इस्ताजलू था, जिसे जहांगीर ने शेर अफगान की उपाधि दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन ए हॉकिंस। दोस्तों 1608 ईस्वी में हॉकिंस ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत तथा मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज था। उसको अंग्रेजी कंपनी के लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। हॉकिंस की कार्य प्रणाली से प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसको इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। दोस्तों अगर प्रश्न भी पूछा जाए कभी परीक्षा में इंग्लिश खां की उपाधि किसे दी गई थी, तो सही जवाब हो जाएगा हॉकिंस। और पूछा जाए कि इंग्लिश खां की उपाधि किसने दी थी, तो जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शाह बेगम ने।
दोस्तों जहांगीर की पत्नी शाह बेगम ने जहांगीर की शराब की आदतों से दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी। शाह बेगम का वास्तविक नाम मानबाई था। मानबाई से जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो का जन्म हुआ था। 13 फरवरी 1585 ईस्वी को सलीम का विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से संपन्न हुआ। मानबाई को सलीम जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो सही जवाब होगा जहांगीर के समय में। दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का कुशल पारखी था। जहांगीर के दरबार के सुप्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, बिशन दास प्रमुख थे। अबुल हसन जहांगीर का प्रिय चित्रकार था, जिसे नादिरुज्जमा की उपाधि से विभूषित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न होगा शाहजहां से संबंधित। दोस्तों दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहां ने। दोस्तों 1648 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की तथा अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। इसका निर्माण कार्य हमीद और अहमद नामक शिल्पकार के संरक्षण में संपन्न हुआ। वर्ष 2007 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जुमंद बानो बेगम। दोस्तों मुमताज महल का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। मुमताज महल का जन्म अप्रैल 1593 में आगरा में हुआ था। यह शाहजहां की तीसरी पत्नी थी। बेगम की मृत्यु 17 जून 1631 को हुई, जिसे आगरा के ताजमहल में दफनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जामा मस्जिद दिल्ली। दोस्तों दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने 1648 ईस्वी में करवाया था। इसमें शाहजहानी शैली में फूलदार अलंकरण की मेहराबें बनी हैं। यह मस्जिद एक ऊंचे चबूतरे पर बनी है। इसमें 3.25 फीट क्षेत्र में फैला एक आंगन है। वहीं आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा बेगम ने 1648 ईस्वी में करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य शाहजहां के साम्राज्य का सर्वप्रथम अभिन्न अंग बन गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अहमदनगर। दोस्तों शाहजहां ने दक्षिण भारत में सर्वप्रथम अहमदनगर पर आक्रमण किया और 1633 ईस्वी में उसे विजित कर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। उसने गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला शाह एवं बीजापुर के शासक आदिल शाह से 1636 ईस्वी में संधि कर ली और शाहजहां 11 जुलाई 1636 ईस्वी को औरंगजेब को दक्षिण का राज प्रतिनिधि नियुक्त कर वापस आ गया। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे औरंगजेब के बारे में। हमारा पहला प्रश्न होगा, किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन बी, औरंगजेब। दोस्तों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में एज इट इज कई बार पूछा गया है कि किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब ने। दोस्तों औरंगजेब के प्रशासन में सर्वाधिक हिंदू नियुक्त हुए, जिसमें शिवाजी भी शामिल थे। इसके शासनकाल में लगभग 33% हिंदू अधिकारी थे। इसकी सेना में वरिष्ठ पदों पर राजपूत नियुक्त थे। औरंगजेब मुगल वंश के अन्य शासकों की तरह राजपूतों के प्रति मैत्री भाव रखता था। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को दारा का सहयोग करने के बाद भी पुराना मनसब प्रदान कर गुजरात का सूबेदार बनाया। हमारा अगला प्रश्न है, बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब ने। दोस्तों बीबी का मकबरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम राबिया-उद-दौरानी की याद में 1678 ईस्वी में करवाया गया था। इसे दक्षिण का ताजमहल कहते हैं। दोस्तों बीबी के मकबरे को दक्षिण का ताजमहल कहते हैं। इसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने अपनी पत्नी राबिया-उद-दौरानी की याद में। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब ने। दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में निर्मित 2 मस्जिदें दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद और लाहौर में जामी या बादशाही मस्जिद विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। शाहजहां की योजनानुसार लाल किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब का। दोस्तों मुगल बादशाह औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। आगरा पर आधिपत्य कर शीघ्र ही औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से
31 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में करवाया। खजुआ एवं देवराई के युद्ध में सफल होने के पश्चात 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब का दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ। हमारा अगला प्रश्न है जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। राजस्थानी और पंजाबी पहाड़ी शैली का विकास किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। दोस्तों, मुगल बादशाह औरंगजेब को चित्रकला में रुचि नहीं थी, अतः उसने अपने दरबार में चित्रकारों को बेदखल कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप मुगल चित्रकारों ने अपने अपने क्षेत्रों में चित्रकला का विकास किया। उसी संदर्भ में राजस्थानी और पंजाबी पहाड़ी शैली का विकास हुआ था। तो दोस्तों, ये थे मुगल काल से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एनसीईआरटी की हिस्ट्री बुक से लिए गए थे। दोस्तों, टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है और ये भी बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हमारी टीम उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर ला सके। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में चैनल की प्लेलिस्ट दी गई हैं, वहाँ पर सारी वीडियोज़ को देखें। दोस्तों, वो सारी वीडियोज़ आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।